नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है और सब जानते हैं कि आजकल की सभी दशाएं पर्यावरण पर निर्भर है। तो हमारे टॉपिक का नाम आपको पता चल गया होगा। पर्यावरण के संबंध में अपन पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण जो टॉपिक अपना वो है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या है मित्रों? पारिस्थितिकी तंत्र। तो टॉपिक अपना इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, परितंत्र की हम बात करते हैं। परितंत्र कहो या पारिस्थितिकी तंत्र कहो, एक ही बात है। पारिस्थितिकी तंत्र ये अपना आज का टॉपिक है। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र बोले तो इकोसिस्टम। इसके विषय में अपन बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और दैनिक जीवन में ज्ञान के अकॉर्डिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम के हम परिचय की। तो परिचय की हम बात करें दोस्तों, तो इकोसिस्टम के परिचय में हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जो शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है इकोसिस्टम? पारिस्थितिकी कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। देखिए मित्रों, हम हर बार ये बात करते हैं ग्रीक शब्द है, यूनान शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या है? उस समय जब यूनिवर्सल लैंग्वेज जो हुआ करती थी, सार्वत्रिक जो भाषा हुआ करती थी, वो ग्रीक शब्द थी, यूनान थी। वर्तमान में जैसे इंग्लिश है, इसलिए लगभग सभी खोजें जो है वो ग्रीक में आपको मिलती है, यूनान में मिलती है। तो परिचय में हमने बात की कि ग्रीक शब्द है और एक वैज्ञानिक जिनका नाम था एच रीटर। क्या नाम था? एच रीटर। दोस्तों, जो एच रीटर नामक वैज्ञानिक थे, इन एच रीटर नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 में इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। तो प्रश्न यही पूछ लेते हैं कि सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग किया ये किसने किया? तो पारिस्थितिकी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले वो करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एच रीटर थे। कौन थे मित्रों? एच रीटर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले पारिस्थितिकी जो शब्द है, इस पारिस्थितिकी शब्द का क्या किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। हम परिचय की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ इसके परिचय में देखते हैं कि एच रीटर को ही कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक। पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक इसे कहा जाता है, एच रीटर को कहा जाता है, एच रीटर। तो एच रीटर साहब ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया और इनको ही पारिस्थितिकी विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर यहीं से आपसे प्रश्न पूछ ले तो नोट लगा के मैं लिख देता हूं कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, अगर प्रश्न पूछे कि इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक की बात करें तो हम यहां पर बात करेंगे रामदेव मिश्रा। कौन बात करेंगे? रामदेव मिश्रा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर आर मिश्रा या रामदेव मिश्रा जी जो थे दोस्तों, ये भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। क्या है? इंडियन इकोलॉजी के फादर, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है। तो भारतीय पारिस्थितिकी के जो जनक है वो कौन है? रामदेव मिश्रा। कौन है? रामदेव मिश्रा। केवल आपको डायरेक्ट पूछे कि फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक, तो एच रीटर। लेकिन हमें कहे कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है, तो वो है दोस्तों रामदेव मिश्रा। यहाँ पर दोनों ही जो है वो अलग अलग प्रश्न बन के आएंगे, इनको अपने को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की शाखाएं, ब्रांच ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी की शाखाएं, पारिस्थितिकी
की शाखाएं। तो पारिस्थितिकी की शाखाओं में कौन कौन शामिल है? इकोलॉजी की जो शाखाएं ब्रांच है उनमें एक तो है दोस्तों सव पारिस्थितिकी। पहला कौन है? सव पारिस्थितिकी। तीन है यहाँ पर मुख्यतः, मैं तीनों को एक साथ ही आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो है सव पारिस्थितिकी, ओके। एक है दोस्तों यहां पर दूसरा जो है वो है जीवोम पारिस्थितिकी, जीवोम पारिस्थितिकी। और एक जो है वो है मानव पारिस्थितिकी। क्या है मित्रों? मानव पारिस्थितिकी। तो ये तीन प्रकार की जो ब्रांच है, शाखाएं हैं, ये तीन प्रकार की शाखाएं मुख्य हैं किसकी? हमारे पारिस्थितिकी की। तो पहली जो है जिसमें एक ही जाति के सदस्य का पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है, एक ही जाति के सदस्य का अध्ययन। तो एक ही जाति के सदस्य का अध्ययन किया जाता है और हमें पता है कि अध्ययन हमेशा पर्यावरण के साथ कंपेयर करके करना है। तो एक ही शाखा यानी ऐसी शाखा जिसमें एक ही जाति के सदस्यों का पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है, तो ऐसा अध्ययन कहलाता है सव पारिस्थितिकी में। किसमें कहलाता है? कौन सी शाखा कहलाती है? सव पारिस्थितिकी। जैसे पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी का अध्ययन, पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी। तो पश्चिमी राजस्थान में पूरे वातावरण के अंदर, पूरे पर्यावरण के साथ हम जो अध्ययन करें वो एक ही स्पीसीज का करें, एक ही जाति के सदस्य का करें, तो वो कहलाएगा सव पारिस्थितिकी। दूसरा है जीवोम पारिस्थितिकी। इस जीवोम पारिस्थितिकी में क्या करते हैं? कोई क्षेत्र विशेष जो होता है, क्षेत्र विशेष, इस क्षेत्र विशेष में जितने भी जीव समूह हैं, क्षेत्र विशेष और क्षेत्र विशेष में जितने भी जीव समूह हैं, इन सभी जीव समूहों का वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है जीवोम पारिस्थितिकी। कोई क्षेत्र विशेष है, जैसे टुंड्रा प्रदेश है, ठीक है, तो क्षेत्र विशेष के अंदर जितने भी जीव समूह हैं, उन सभी जीव समूह का वहां के वातावरण के साथ अध्ययन करते हैं, तो वो बायोमिकोलॉजी कहलाती है, जीवोम पारिस्थितिकी कहलाती है। और तीसरा है मानव पारिस्थितिकी। तो इसमें हम बात करते हैं कि मानव जो क्रियाकलाप करता है, मानव के क्रियाकलाप, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन जो कि किस पर प्रभाव डालते हैं? वातावरण पर प्रभाव डालते हैं। तो मानव के वे क्रियाकलाप जो वातावरण पर प्रभाव डालते हैं, उनका अध्ययन जो किया जाता है वो विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? मानव पारिस्थितिकी में किया जाता है। तो पहला हमने देखा सव पारिस्थितिकी, ओटिकोलॉजी, एक ही जाति के सदस्य का अध्ययन किया जाए वहां के वातावरण के साथ। तो इसमें पश्चिमी राजस्थान में जैसे खेजड़ी का अध्ययन कर ले। जीवोम पारिस्थितिकी में कोई भी क्षेत्र विशेष है, उसमें जितने भी जीव समूह उन सभी का वहां के वातावरण के अनुसार अध्ययन करें, तो वो जीवोम पारिस्थितिकी कहलाती है। मानव पारिस्थितिकी में हम जो बात करें वो है दोस्तों कि मानव के जो क्रियाकलाप है, इन मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन वातावरण के साथ, कि जो कि वातावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, वो कहलाता है मानव पारिस्थितिकी। क्या कहलाता है? मानव पारिस्थितिकी। तो हम पारिस्थितिकी तंत्र के परिचय में ही अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे अपन बात करते हैं परिचय के अंदर। तो अब बात करते हैं अपन पारिस्थितिकी का भविष्य। तो दोस्तों पारिस्थितिकी के भविष्य में हम ज्यादा कुछ ना बोल के हम सीधा ये कह दें कि टाइलर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1936 में बताया था, क्या बताया था? कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सभी जीव और उन जीवों का जो वातावरण है, उन वातावरण के बीच आपसी संबंध का जो है वो अध्ययन है। आपसी संबंध का क्या है? अध्ययन है। तो इसमें भविष्य में हम बात करें तो बहुत सारे पारिस्थितिकी की शाखाएं हैं, उनमें अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। यस, आगे अपन बढ़ते हैं तो परिचय के अंदर। तो अगला अपना जो टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों वायुमंडल। क्या आता है? वायुमंडल। चूंकि हमें इस बात का पता है, हमें एक बात का पता है कि जब भी हम पारिस्थितिकी में अध्ययन करेंगे तो पारिस्थितिकी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करेंगे।
जीवों का अध्ययन करेंगे किसके समतुल्य या किसके साथ है? तो जीवों का जो अध्ययन करेंगे दोस्तों, वो अध्ययन करेंगे हम वहां के वायुमंडल के साथ, वहां के वातावरण के साथ। तो वातावरण की जहां पर भी बात आती है तो वहां हमें वायुमंडल के विषय में पता होना चाहिए कि वायुमंडल के अंदर क्या क्या है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो वायुमंडल कहलाता है। तो पहली बात अपनी क्या हो गई, पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? वायुमंडल है। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि वायुमंडल फैला हुआ है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक? तो पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो अपना वायुमंडल फैला हुआ है। नेक्स्ट अगली बात हम यहाँ पर देखें वायुमंडल के विषय में। तो दोस्तों वायुमंडल में पृथ्वी सतह से 17 किलोमीटर तक की दूरी में ही जीवन संभव है। तो हम बात करें यहाँ पर कि ये पृथ्वी है और ये है अपना धरातल। क्या है? धरातल। तो धरातल से केवल कितनी ऊंचाई तक? धरातल से केवल 17 किलोमीटर तक की ऊंचाई। कितनी ऊंचाई? 17 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है, यहीं तक क्या संभव है? जीवन संभव है। ठीक है, वायुमंडल पूरा तो 100 किलोमीटर तक फैला है, यानी धरातल से लेके और ऊपर 100 किलोमीटर तक जो है वो वायुमंडल फैला है, लेकिन जो जीवन संभव है, ये जीवन संभव केवल धरातल से 17 किलोमीटर ऊंचाई तक का जो हमारा वायुमंडल है वहां तक ही संभव है। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वो हमें चाहिए नाइट्रोजन, हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमें चाहिए CO2, ठीक है, हमें चाहिए आर्द्रता। क्या चाहिए? आर्द्रता, वाष्प, ये सभी चीजें चाहिए। और ये सभी चीजें जो है वो जीवन के लिए आवश्यक है, चाहे पेड़ पौधों चाहे जंतुओं की माने। तो ये सारी चीजें पाई जाती है 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कहां तक पाई जाती है? 17 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। और 17 किलोमीटर तक की हाइट पर जो हमारा वायुमंडल है, इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि जीवन संभव है कौन से मंडल में? जीवन संभव है क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में जीवन संभव है। हम कह सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प पाई जाती है किसमें? क्षोभ मंडल में। क्लियर? यस। और हम कह सकते हैं कि 17 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो भी क्षोभ मंडल कहलाता है, ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब अपन आगे चलते हैं इसी के अंदर। अब हम देखते हैं कि इस क्षोभ मंडल में जो वायु पाई जाती है, इस वायु का संगठन क्या है। तो जो वायु पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, इस वायु का हम संगठन देखें मित्रों, कंपोजिशन देखें। तो वायु में देखिए क्या क्या होता है। वायु में एक तो होती है नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है जो 78% होती है, लेकिन प्रॉपर बोले तो 78.1% होती है। इसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन होती है वैसे 21%, लेकिन 20 पॉइंट अगर एग्जिट वैल्यू लें तो 20.2% होती है। अप्रोक्स इसको 78% कहते हैं, अप्रोक्स इसको 21% कहते हैं। इसके बाद वायु के संगठन में अगला जो है वो पाया जाता है CO2, और CO2 0.3% मात्रा में वायु में पाई जाती है। और पाई जाती है दोस्तों इसमें जलवाष्प। तो जल वाष्प की हम बात करें तो जलवाष्प जो पाई जाती है वो 0.4% पाई जाती है। और जलवाष्प के बाद में यहाँ पर बात करिए अक्रिय गैसें, तो ये जो अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें जैसे ऑर्गन वगैरह, ये अक्रिय गैसें 0.95% है। कितनी है मित्रों? 0.95% है। तो ये सारे के सारे जो पदार्थ अपन ने यहाँ पर देखे, ये सारे के सारे पाए जाते हैं किसमें? वायु में पाए जाते हैं। वायु के संगठन में ये पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये हमने वायुमंडल में बात की। ठीक है, मेजरली अपन ने जो बातें की वो। अब हम बात करते हैं स्थल मंडल की, लिथोस्फीयर की हम थोड़ी सी बात करते हैं। महत्वपूर्ण है लिथोस्फीयर भी। तो स्थल मंडल अगला टॉपिक है अपना दोस्तों, स्थल मंडल। स्थल मंडल बोले तो लिथोस्फीयर। अब देखो लिथोस्फीयर क्या है क्या नहीं है, क्या इसमें पाया जाता है, वो बात करते हैं। तो लिथोस्फीयर की हम सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो लिथोस्फीयर जो है
स्थल मंडल जो है ये पृथ्वी का सतह वाला भाग है। क्या है? पृथ्वी सतह वाला भाग, पृथ्वी सतह वाला भाग है। और इस भाग में सबको पता है क्या है? पहाड़ है दोस्तों। इस भाग में मैदान है, इस भाग में जंगल है। क्या है? पहाड़, मैदान, जंगल, रेगिस्तान, ठीक है, समुद्र, ये सब कहां पर है? लेकिन समुद्र को अपन जल मंडल में पढ़ेंगे, छोड़ दो उसको। तो मैदान, जंगल, पहाड़ ये सभी इसमें विद्यमान है। और इस मंडल में वायु, जल व भूमि की सतह पर 8 तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब कौन कौन से तत्व जो है वो पाए जाते हैं स्थल मंडल में? तो स्थल मंडल में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उसमें एक तो है दोस्तों अपना ऑक्सीजन, जो कि 49.5% है। ऑक्सीजन है, 49.5% है। एक है दोस्तों सिलिका। क्या है? ऐसा ही है, ऐसा ही बोले तो सिलिका, सिलिका को बोलते हैं ऐसा ही, जो मिट्टी के अंदर पाई जाती है, जो 25.8% है, 25.8%। एक है दोस्तों एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का परसेंट जो है वो लगभग है ना, लगभग वैल्यू बोल देता हूँ 7.5 है, वो मतलब 7.5% है। इसके अलावा जो तत्व और पाए जाते हैं हमारे लिथोस्फीयर में, स्थल मंडल में, वो तत्वों में शामिल है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। आयरन, सोडियम, पोटेशियम, और मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो ये तीन जो तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, और आयरन का भी देखें तो 4.7 है, और 4.7, और ये है 3.7%। ठीक है, कौन? सोडियम। पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है इनकी मात्रा काफी कम होती है। पोटेशियम केवल 2.4% है और मैग्नीशियम 1.9% है। कितना है? 1.9% यहाँ पर है दोस्तों। 2.6, सोडियम 3.7 नहीं है, 2.6। कितना है? ये 2.6 याद रखना एग्जिट वैल्यू। ठीक, यस। हालांकि यहाँ से इतना ज्यादा आपको नहीं पूछता, फिर भी अपने को मोटा मोटा पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पता होना चाहिए, जो है कौन? ऑक्सीजन। यही महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा है 49.5%। क्लियर? यस। अब हम बात करते हैं अगली, और अगला जो हमारे वायुमंडल का जो पार्ट है वो है जलमंडल। कौन है? जलमंडल है दोस्तों तीसरा। यहाँ पर नंबर नहीं दे रहे, वैसे ही लिख देता हूं। जलमंडल की बात करते हैं। जलमंडल, और जलमंडल जो है इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जलमंडल को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इसके अंदर बता दूं कि लगभग 70% जो पृथ्वी का भाग है उस पर जल उपस्थित है। क्या है? 70% भाग जो है पृथ्वी जलमग्न है। क्या है? जलमग्न है, यानी कि पृथ्वी के 70% भाग पर जल पाया जाता है। और इस जल के अंदर पाए जाते हैं लवण। क्या पाए जाते हैं? जल में लवण पाए जाते हैं। कौन कौन से लवण हैं? जैसे NaCl है। लवण कौन कौन से? जैसे NaCl है, MgCl2 है, MgCl2। इसके अलावा आपको लवणों की पूछे तो MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। इसके अलावा दोस्तों CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के अलावा हम बात करें यहाँ पर तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे वो लवण हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं। MgBr भी एक और लिख सकते हो आप। ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो सारे के सारे क्या पाए जाते हैं? ये सारे के सारे लवण जो है वो जल में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है NaCl, जिसकी मात्रा है 77.75%। कितनी है? इसकी जो मात्रा है वो है 77.75%। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जल में। सर्वाधिक मात्रा में
पाए जाने वाला लवण, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन है? NaCl है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो लवण है वो है दोस्तों NaCl। अब हम आगे चलते हैं। ये हम सामान्य बात कर रहे थे, एक परिचय की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। किसकी बात करते हैं दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की अब बात करते हैं। अब अपना यहां से प्रारंभ हो गया महत्वपूर्ण पार्ट, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछने की पूरी संभावनाएं होती है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसकी स्ट्रक्चर देखें तो एक वैज्ञानिक जिनका नाम था ईपी ओडम। क्या नाम था? ईपी ओडम। तो ईपी ओडम साहब के अनुसार पूरे इकोसिस्टम को या पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, या हम कह सकते हैं कि ईपी ओडम साहब के अनुसार पूरे इकोसिस्टम को दो प्रकार के फैक्टर्स मिलकर बनाते हैं, दो प्रकार के घटकों से मिलकर पूरा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बना होता है। इसमें पहला जो घटक है वो है जैविक घटक। कौन से घटक है दोस्तों? जैविक घटक, यानी कि बायोटिक फैक्टर। और दूसरे जो घटक है वो है अजैविक घटक। कौन से घटक है? अजैविक घटक। अजैविक घटक, नॉन बायोटिक फैक्टर। तो दो प्रकार के फैक्टर जो घटक है ये मिलकर हमारे इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, जैविक घटक का और अजैविक घटक का। अब हम मुख्यतः यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैविक घटक में कौन कौन शामिल है और अजैविक घटक में कौन कौन शामिल है। तो जैविक घटकों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जैविक घटक में शामिल होता है उत्पादक, बोले तो प्रोड्यूसर। कौन होता है? प्रोड्यूसर। एक होता है दोस्तों उपभोक्ता। कौन होता है? उपभोक्ता। और उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता होता है कंज्यूमर। कौन होता है? कंज्यूमर। और एक होता है दोस्तों अपघटक। कौन होता है? अपघटक होता है। और अपघटक होता है डीकंपोजर। कौन होता है? डीकंपोजर। ठीक है। तो ये तीन प्रकार के जो घटक हैं ये तो शामिल है किसमें? जैविक घटकों में। किसमें शामिल है? जैविक घटकों में। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों जैविक घटकों में शामिल है, बायोटिक फैक्टर्स में शामिल है। अब हम बात करते हैं अजैविक घटकों की। तो अजैविक घटकों के अंदर जो है दोस्तों ये तीन प्रकार के घटक पाए जाते हैं। एक पहला कार्बनिक घटक। एक तो हो गया कौन सा घटक? कार्बनिक घटक। एक हो गया दोस्तों अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक। और एक हो गया अपना कौन यहां पर, जो वायुमंडल के जो घटक है। कौन से घटक है? वायुमंडल के जो घटक है वो हम शामिल कर सकते हैं। और वायुमंडल के घटकों को हम कह सकते हैं जलवायुवीय कारक। क्या कह सकते हैं? जलवायुवीय कारक। जलवायुवीय कारक। अब देखो यहां हम बात करते हैं कार्बनिक घटक में जो है वो क्या शामिल है, क्योंकि यही बात अपने को पता होनी चाहिए कि साहब कार्बनिक घटक में कौन कौन शामिल है। तो कार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यूरिया, ये तो शामिल है। तो मैं लिख देता हूँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और यूरिया, नाइट्रोजन, ये सब जो है ये शामिल है किसमें? कार्बनिक घटक में। अकार्बनिक जो घटक है, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, इन इनऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंदर जो शामिल है दोस्तों वो शामिल अपने खनिज तत्व। कौन है? खनिज तत्व बोले तो मिनरल्स शामिल है। और जलवायु कारकों में ताप, आर्द्रता, नमी, ये सब शामिल है। कौन शामिल है? ताप, आर्द्रता, नमी, वायु, प्रकाश, ये सब शामिल है किसमें? जलवायु कारकों में शामिल है। कौन शामिल है? वायु, आर्द्रता, प्रकाश, तापमान, ये सब जलवायु कारकों में शामिल है। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ईपी ओडम साहब के द्वारा जो स्ट्रक्चर इकोसिस्टम का बताया गया उसमें दो घटक थे, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल है। अजैविक घटकों में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु जो घटक है ये इसमें शामिल है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एक की बात करेंगे, वन बाय वन अपन चलेंगे। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों प्रोड्यूसर की। तो जैविक घटकों में पहला है उत्पादक। जैविक घटकों में पहला कौन है?
उत्पादक पहला है, बोले तो प्रोड्यूसर। दोस्तों ये हमारे सभी हरे पादप होते हैं। कौन होते हैं? सभी हरे पादप। सभी हरे पादप उत्पादक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं? पौधे दोस्तों बनाते हैं अपना भोजन। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। ये सूर्य से आने वाला प्रकाश है, ठीक है। और सूर्य से आने वाले प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। इस कारण इनको उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं या प्रोड्यूसर कहते हैं। दोस्तों एक साइंटिस्ट थे और उन साइंटिस्ट का जो नाम था वो था कोरमोंडी। क्या नाम था दोस्तों? वो नाम था कोरमोंडी, E.J. कोरमोंडी। तो प्रोफेसर E.J. कोरमोंडी, E.J. कोरमोंडी। प्रोफेसर E.J. कोरमोंडी जो थे दोस्तों, इन्होंने पादपों को ट्रांसड्यूसर कहा। क्या कहा? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्यों कहा? ट्रांसड्यूसर इन्होंने इनको इसलिए कहा क्योंकि पौधे जो होते हैं ये यानी कि पादप प्रकाश ऊर्जा लेते हैं, यानी सौर ऊर्जा लेते हैं, और सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके और उसको क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। और वो बदल देते हैं किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में इसको बदल देते हैं। इसलिए जो ऊर्जा को बदलता है वो ट्रांसड्यूसर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसड्यूसर कहलाता है। क्लियर? यस दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है वो पौधों के हरे रंग के कारण। किसके कारण हो रही है? पौधों के हरे रंग के कारण। और हरे रंग का जो कारण है वो हरे रंग का कारण है दोस्तों हरित लवक। कौन है? हरित लवक है। और इस हरित लवक के अंदर भी मैं बता दूं मित्रों आपको, कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, कुछ पट्टी नुमा संरचनाएं होती हैं और बाकी मैट्रिक्स वाला खाली भाग होता है। ये जो पट्टी नुमा संरचनाएं होती हैं इनको कहते हैं दोस्तों ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। और इस ग्रेना में ही संपन्न होती है पीएस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और यही बनता है दोस्तों पौधों का भोजन। और इसीलिए प्रश्न पूछता है कि पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? तो पौधों का रसोई घर कहते हैं ग्रेना को। ग्रेना को क्या कहते हैं? पौधों का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन ग्रेना वाले भाग में, हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए ग्रेना को पौधों का क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। ठीक है। अगली बात हम करें तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं। ये प्रोड्यूसर सर्वाधिक मात्रा, सर्वाधिक मात्रा। तो प्रकृति में हम बात करें तो प्रकृति में सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा मात्रा किनकी है? उत्पादकों की है। किनकी है दोस्तों? उत्पादकों की मात्रा, प्रोड्यूसरों की मात्रा ही जो है वो सबसे ज्यादा है प्रकृति में। क्लियर? तो पहला जो जैविक घटक है अपना वो उत्पादक, जिसके बारे में हमने बात की। अगला जो जैविक घटक है नंबर दो जो जैविक घटक है दोस्तों ये है अपना उपभोक्ता, कंज्यूमर। कौन है? उपभोक्ता है। उपभोक्ता बोले तो कंज्यूमर। कंज्यूमर उपभोक्ता होते कौन है? तो हमें पता है कि उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। अपने भोजन के लिए क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। यानी कि जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, जो स्वयं अपना क्या नहीं करते मित्रों, जो स्वयं अपना भोजन निर्मित नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। और ये जो निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, ये निर्भर होते हैं किन पर दोस्तों? तो बता देता हूं, इनकी जो निर्भरता होती है वो निर्भरता होती है पादपों पर, और इनकी निर्भरता होती है अन्य जीवों पर। किन पर होती है? पादपों पर निर्भरता होती है और साथ में अन्य जीवों पर इनकी निर्भरता होती है। क्लियर? यस। तो ये जो उपभोक्ता होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना। और इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उपभोक्ताओं को जो है वो कुछ श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों, और ये श्रेणियां कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। तो उपभोक्ता की जो श्रेणियां हैं वो इनके भोजन ग्रहण करने के आधार पर है। एक है
प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। एक जो बांटा गया है दोस्तों वो बांटा गया है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। और एक जो बांटा गया है मित्रों वो है टर्सरी कंज्यूमर। कौन है टर्सरी कंज्यूमर? बोले तो तृतीयक उपभोक्ता। ये तीन प्रकार के श्रेणियों में उपभोक्ताओं को बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता में उन जीवों को यहां पर रखा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता में उन जीवों को यहां पर मित्रों रखा गया है जो अपना भोजन केवल और केवल किनसे प्राप्त करते हैं? तो जो अपना भोजन मित्रों प्राप्त करते हैं सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों से। किनसे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से, यानी कि पेड़ों से अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता में रखा गया है और ये कहलाते हैं शाकाहारी। कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन केवल शाक से प्राप्त करते हैं, केवल पौधों से प्राप्त करते हैं, इसलिए शाकाहारी श्रेणी में रखे गए। दूसरे जो उपभोक्ता हैं, ये दूसरे प्रकार के उपभोक्ता ये हैं दोस्तों जो जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन जो प्राप्त करते हैं खुद तो बनाएंगे नहीं क्योंकि उपभोक्ता है, ठीक है। तो ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं दोस्तों जंतुओं से, और केवल जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, तो जंतुओं से भोजन प्राप्त करने के कारण कहलाते हैं मांसाहारी। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। लेकिन मैं बता दूं कि जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये अपना भोजन जंतु और पौधे दोनों से प्राप्त करता है। तो पौधे से प्राप्त करता है इसलिए शाकाहारी, जंतु से भोजन प्राप्त करता है इसलिए मांसाहारी। यानी ये दोनों टाइप का है। क्या है दोस्तों? द्वितीयक उपभोक्ता दोनों टाइप का है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी है। कौन है? सर्वाहारी है। जैसे मनुष्य, कुत्ता, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर जो है वो खरगोश हो जाएगा, ठीक है, आपका गाय भेड़ बकरी हो जाएगा। तृतीयक उपभोक्ता की हम यहाँ पर परिचर्चा करें तो तृतीयक जो उपभोक्ता है, इस तृतीयक उपभोक्ता में शामिल है वे जीव जो अपना भोजन केवल और केवल जंतु से प्राप्त करते हैं। केवल और केवल भोजन किससे प्राप्त करते हैं? जंतुओं से प्राप्त करते हैं। और जो जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं वो केवल कैसे होंगे? वो केवल मांसाहारी होंगे। कैसे होंगे मित्रों? केवल मांसाहारी होंगे। तो केवल मांसाहारी कौन है? तृतीयक उपभोक्ता है। केवल शाकाहारी कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। और सर्वाहारी कौन है? वो है द्वितीयक उपभोक्ता जो अपना भोजन पेड़ पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया अपना जैविक घटकों में उपभोक्ता। कौन हो गया दोस्तों? जैविक घटकों में या सजीव घटकों में बायोटिक फैक्टर बोल दो, एक ही बात है, उनमें कंज्यूमर की हमने क्या की? बात की। अब हम तीसरी बात करते हैं। ये तीसरी जो बात करते हैं वो करते हैं अपन दोस्तों अपघटक की। अपघटकों की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज और छोटी सी समझा देता हूं क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न ऐसे ना पूछे, केवल और केवल एग्जाम्पल पर प्रश्न पूछता है, और एग्जाम्पल पर प्रश्न पूछता है तो कैसे पूछता है ये मैं बता देता हूँ। तीन प्रकार के यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कंज्यूमर पर। एक तो आपसे पूछ सकता है कि प्राथमिक जो उपभोक्ता है, इस प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण क्या क्या है। एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि द्वितीयक जो उपभोक्ता है, इस द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल। तीसरा आपसे पूछ सकता है तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर जो है, इस तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के जो एग्जाम्पल है वो मैं लिख देता हूं यहां पर कि प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन शामिल है। तो गाय भैंस बकरी हिरण ये सभी शामिल। गाय भैंस बकरी हिरण खरगोश टिड्डा, ये सभी किसमें शामिल है? ये प्राथमिक उपभोक्ता में शामिल है। क्यों है? क्योंकि ये अपना भोजन केवल और केवल शाक से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, इसलिए ये शाकाहारी है। दूसरा है दोस्तों एग्जाम्पल अपना कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन है। द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी है। कौन है? सर्वाहारी है, जिसमें कौन कौन आ जाएगा? कौवा, कुत्ता, बिल्ली। कौवा है, कुत्ता आ जाएगा, इसमें बिल्ली आ जाएगा, सांप भी इसमें शामिल होगा दोस्तों, मनुष्य भी इसमें शामिल होगा। ये सभी क्या है? ये सभी द्वितीयक उपभोक्ता हैं जो सर्वाहारी हैं। द्वितीयक उपभोक्ता हैं जो सर्वाहारी हैं। और एक और जीव जो है लोमड़ी, ये भी इसमें रख लो, प्रश्न पूछ लेता है लोमड़ी।
तो ये सारे के सारे जो अपना भोजन पेड़ पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त करते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता में रखे गए। तृतीयक जो उपभोक्ता यहाँ पर अपने को बताया गया है दोस्तों, इस तृतीयक उपभोक्ता में क्या है ये बता देता हूं आपको। टर्सरी कंज्यूमर में क्या है, तो तृतीयक उपभोक्ता में एग्जाम्पल में शेर, चीता, बाघ, ये सब किसमें शामिल है? ये सारे के सारे तृतीयक उपभोक्ता में शामिल है, जिसमें हम दो नाम और भी जोड़ सकते हैं, बाज भी एक जोड़ सकते हैं और एक गिद्ध भी जोड़ सकते हैं। बाज किंगफिशर और गिद्ध, ठीक है। तो बाज और गिद्ध ये भी किसमें शामिल है? ये भी तृतीयक उपभोक्ता में शामिल है। तो ओनली एग्जांपल्स पर आपको परिचर्चा करें, ओनली एग्जाम्पल पर आपको प्रश्न पूछे कि प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण कौन है, तो हम जवाब दे देंगे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, टिड्डा। आपसे केवल और केवल द्वितीयक उपभोक्ता के एग्जाम्पल्स पूछे तो कौवा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, मनुष्य, लोमड़ी, और केवल अपने को तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण पूछे दोस्तों, तो केवल तृतीयक टर्सरी कंज्यूमर जो है तृतीयक उपभोक्ता है, इस तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरणों में शेर, चीता, बाघ, बाज, गिद्ध ये क्या है? शामिल है। यस, अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के जो जैविक घटक हैं। तीसरे प्रकार के जैविक घटक है वो है अपघटक। कौन है? अपघटक। नाम से स्पष्ट है, अपघटक बोले तो डीकंपोजर, बोले तो दोस्तों डीकंपोजर। अब डीकंपोजर होते क्या है, अपघटक होते क्या है? अपघटक ऐसे जीव होते हैं, पहली बात तो सूक्ष्म जीव होते हैं, और ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीव जंतुओं के शरीर को सड़ा गला देते हैं और उनके शरीर में उपस्थित सभी तत्वों को वापस से वातावरण में मुक्त कर देते हैं, वो कहलाते हैं अपघटक। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं, डीकंपोजर कहलाते हैं। क्लियर? यस। तो महत्वपूर्ण जैविक घटक होते हैं जो जीव जंतुओं का अपघटन करते हैं। तो पहली बात मैं ये लिख देता हूं, ये मृत जीव जंतुओं का, मृत जीव जंतुओं का अपघटन करते हैं, मृत जीव जंतुओं का अपघटन करते हैं। अगली बात दोस्तों, ये परितंत्र के सफाई कर्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परितंत्र के, इकोसिस्टम के सफाई कर्मी कहलाते हैं। परितंत्र के सफाई कर्मी कहलाते हैं। क्लियर? ये सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। और दोस्तों इनके बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनके कारण ही हमारे परितंत्र में जैव भू रासायनिक, इनके कारण ही हमारे परितंत्र में जैव भू रासायनिक चक्र संपन्न होते हैं, संपन्न होते हैं। कैसे? बताता हूं एग्जाम्पल से। तो जैव भू रासायनिक चक्र जो संपन्न होते हैं, ये जैव भू रासायनिक चक्र किनके कारण संपन्न होते हैं? अपघटकों के कारण ही संपन्न होते हैं। किस तरह से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र का अभिप्राय क्या है। दोस्तों एक शब्द है जैव, जैव का मतलब है जीव जंतु। एक शब्द है भू, भू का मतलब है भूमि यानी मृदा। और एक शब्द है रासायनिक, मतलब है रसायन। क्या है दोस्तों? रसायन। क्लियर? देखिए, प्रकृति में संपन्न होने वाले ऐसे चक्र, जिन चक्रों में जीव जंतु, जिन चक्रों में मृदा और रसायन तत्व भाग लेते हैं, वे तत्व जैव रासायनिक, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम यहां पर समझे तो दोस्तों ये मृदा है। कौन है? ये है मृदा। और मृदा में है फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ये कार्बन तत्व है। और इस मृदा में उगे दोस्तों प्लांट्स यानी कि पादप। तो कार्बन किन में पहुंच गया? तो मित्रों कार्बन पहुंच गया पादपों में। कार्बन किन में पहुंच गया? पादपों में पहुंच गया। पादपों को कौन ग्रहण कर गया? पादपों को ग्रहण कर गए जंतु।
कौन ग्रहण कर गए? जंतु ग्रहण कर गए। तो मित्रों कार्बन कहां पहुंच गया? कार्बन आ गया जंतुओं में। जंतु हो गए मित्रों मृत। क्या हो गए जंतु? जंतु मृत हो गए। और जंतु मृत हो गए तो आए अपघटक। कौन आए? अपघटक आए, डिकम्पोजर आए। और इन अपघटकों ने क्या किया? इन अपघटकों ने मित्रों इन मृत जीवों के शरीर को सड़ा गला के और इनके अंदर उपस्थित जो तत्व थे उनको मुक्त कर दिया। यानी अपघटकों ने मृत जीवों के शरीर को सड़ाया गलाया और वापस से कार्बन को क्या कर दिया? वापस से मित्रों कार्बन को मुक्त कर दिया। वापस कार्बन कहाँ गया? मृदा में पहुंच गया। तो इस प्रकार ये एक चक्र संपन्न हुआ। चूंकि इस चक्र में कार्बन का साइकिल हो रहा है इसलिए हम इसको कार्बन चक्र नाम दे सकते हैं। दोस्तों यहां पर हमने ये देखा कि इस चक्र में पादप और जंतु यानी कि जीव हैं, भूमि यानी मृदा और कार्बन यानी रसायन तत्व भाग ले रहे हैं। तो जैव, भूमि और रसायन भाग ले रहे हैं इसलिए इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये बात आपको क्लियर यहां से हो गई होगी। यस, तो हमने अपघटकों की भी यहां पर क्या कर ली? बात कर ली। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इतनी सारी बात हो गई तो अब पारिस्थितिकी तंत्र में प्रारंभ होती है दोस्तों कि कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को ग्रहण कर जाता है, खा जाता है। किसके लिए? भोजन के लिए। किसके लिए? भोजन के लिए। तो अब अगला जो टॉपिक अपना वो है फूड चेन, बोले तो खाद्य श्रृंखला। फूड चेन। फूड चेन की हम बात करें, खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? देखिए दोस्तों, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पारिस्थितिकी तंत्र की कहानी क्या है कि इसके अंदर जीव जो है वो जीवित रहना चाहते हैं और जीवों को जीवित रहने के लिए, जीवों को जीवित रहने के लिए होती है ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा जो मिलती है वो मिलती है किससे? भोजन से। किससे मिलती है? भोजन से। और भोजन के लिए जीव जो है वो होते हैं दूसरों पर निर्भर। क्या होते हैं? निर्भर। इतनी बात समझ में आ गई कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जो है ये जीव जीवित रहना चाहते हैं और जीवित रहने के लिए, जीवों को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा भोजन से मिलती है और भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो यहां से एक बात समझना दोस्तों, जीव भोजन के लिए अन्य जीवों को ग्रहण कर जाते हैं। जीव क्या करते हैं? भोजन के लिए दूसरे जीवों को ग्रहण कर जाते हैं। दूसरे जीवों को खाते हैं। क्लियर? यस। तो जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों को खाते हैं। अब खाते हैं तो क्या बनेगी? यहां पर एक श्रृंखला बनती है और इस श्रृंखला को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड चेन। इस फूड चेन में क्या होता है? इस फूड चेन में यह होता है कि जो उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, इसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है प्राथमिक उपभोक्ता और इस प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता और इस द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में जो है वो तृतीयक उपभोक्ता क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी जीव मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं और चूंकि ये जो श्रृंखला बनी है ये श्रृंखला भोजन के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? भोजन के लिए बनी है। और भोजन के लिए बनती है, इसी कारण इसको फूड चेन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब इस बात को हम और भी बढ़िया तरीके से समझेंगे कि खाद्य श्रृंखला वास्तव में क्या है, किस तरह से भोजन बनाता तो कौन है और फिर उस भोजन को ग्रहण कौन करता है। तो इस बात को अपन यहां पर जानेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से विद एग्जाम्पल यहां पर लेके चलूंगा। तो फूड चेन को समझने के लिए जो एग्जाम्पल है
वो ये रहा आपके सामने। हमने कहा, क्या कहा? हमने कहा कि उत्पादक और उत्पादक से भोजन प्राप्त कर रहा है प्राथमिक उपभोक्ता, यही बात अपन ने कही। और प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त कर रहा है द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त कर रहा है तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर। ये जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये शीर्षस्थ उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षस्थ उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? टॉप कंज्यूमर कहलाते हैं, शीर्षस्थ उपभोक्ता कहलाते हैं। अब देखिए यहां से, उत्पादक के रूप में हरे पौधे, उत्पादक के रूप में कौन है? ये है प्लांट्स यानी कि पौधे। तो ये हो गई घास, और इस घास को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में टिड्डा। कौन ग्रहण कर रहा है? टिड्डा। राम जी की गाय जिसको अपन लोग बोलते हैं वही टिड्डा। और इस टिड्डे को जो ग्रहण कर रहा है द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में, वो कर रहा है दोस्तों मेंढक। कौन कर रहा है? मेंढक। और इस मेंढक को भोजन के रूप में जो ग्रहण कर रहा है, मेंढक को भोजन के रूप में जो ग्रहण कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो मेंढक को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है तृतीयक उपभोक्ता के रूप में, वो कर रहा है दोस्तों सांप। और मैं बता दूं सांप को भी बाज ग्रहण कर जाता है। लेकिन हम एक बार यहीं तक समझ लेते हैं, ठीक है? यस, तो यहां तक समझने के लिए हमने देखा कि घास, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप। ये एक स्तर है। क्या है? ये एक ट्रॉफिक लेवल है, पोषक स्तर है। पोषक स्तर, टिड्डा एक पोषक स्तर है। किसके लिए? मेंढक के लिए। इसका मतलब मेंढक भी एक पोषक स्तर हो गया, ये भी किसी को पोषण दे रहा है। तो ये किसको दे रहा है? सांप को। सांप भी पोषक स्तर हो गया, किसके लिए? अपघटकों के लिए, मृतजीवी जीवों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए। तो ये भी एक पोषक स्तर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि ये सभी पोषक स्तर है। यानी कि ये टिड्डा जो है इसके लिए पोषक स्तर कौन है? इसके लिए पोषक स्तर है घास। तो घास को खाया किसने? टिड्डा ने। फिर इस पोषक स्तर को खाया किसने? मेंढक ने। फिर इस पोषक स्तर को खाया किसने? सांप ने। हम ये कह सकते हैं कि घास को टिड्डा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप खा रहा है। यानी कि घास को प्राथमिक, प्राथमिक को द्वितीय, को द्वितीय, को तृतीय को उपभोक्ता ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार ये एक श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं दोस्तों। और ये खाद्य श्रृंखला चूंकि घास से प्रारंभ होती है, इसलिए इस खाद्य श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? इस खाद्य श्रृंखला को हम कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? चारण खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं मित्रों? चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो चारण खाद्य श्रृंखला कौन है? तो वे खाद्य श्रृंखलाएं जो कहां से प्रारंभ होती हैं? ऐसी खाद्य श्रृंखलाएं जो प्रारंभ होती हैं घास स्थल से। कहां से प्रारंभ होती हैं? घास स्थल से प्रारंभ होती है, वो चारण खाद्य श्रृंखलाएं कहलाती है। अब अगली बात करते हैं, अगली खाद्य श्रृंखला देखते हैं। अगली खाद्य श्रृंखला में हम यहां पर बात कर सकते हैं किसकी? कि यहां पर मृत पदार्थ है पेड़ पौधों के। क्या है? मृत पदार्थ, यानी कि सड़ी पत्तियां, सड़ी गली पत्तियां। सड़ी गली पत्तियों को कौन खाएगा? तो सबको पता है केंचुआ खाएगा। केंचुआ। केंचुए को कौन खाएगा? तो केंचुए को सांप खा जाएगा। सांप को कौन खाएगा? बाज खा जाएगा। सांप को कौन खा जाएगा? सांप को बाज खा जाएगा। क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला प्रारंभ हो रही है कहां से? मृत सड़ी गली पत्तियों से, जिनको लीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीटर। और इसलिए इस खाद्य श्रृंखला को लीटर फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीटर फूड चेन, या इसको हिंदी में अप्रद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रद खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं मित्रों? अप्रद खाद्य श्रृंखला इसको कहते हैं। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जो कि पेड़ पौधों के मृत पदार्थों से प्रारंभ होती है, वो क्या कहलाती है? तो लीटर फूड चेन कहलाती है, अप्रद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है? अप्रद खाद्य श्रृंखला कहलाती है।
आगे हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला है उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। और ये जो खाद्य श्रृंखला है ये प्रारंभ होती है सूर्य से। कहां से प्रारंभ होती है? सूर्य से। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उससे बन रहा है घास, यानी उस ऊर्जा को घास ग्रहण कर रहा है। घास जो है दोस्तों, इस घास को ग्रहण कर रहा है हिरण, हिरण को खा रहा है शेर। इसको कौन खा रहा है? हिरण। हिरण को खा रहा है कौन? शेर खा रहा है। ठीक है, तो ये प्रकार, और शेर को जूं, इससे भोजन प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला बन रही है यहां पर, इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला बन रही है मित्रों, ये खाद्य श्रृंखला सूर्य से प्रारंभ हो रही है, यानी घास भी दूसरों पर निर्भर है। तो ये परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपनी परजीवी खाद्य श्रृंखला। क्या है? परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं की हमने यहां पर बात की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला। ऐसी खाद्य श्रृंखला जो घास से प्रारंभ होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है चारण खाद्य श्रृंखला। क्या कहलाती है? चारण खाद्य श्रृंखला। ऐसी खाद्य श्रृंखला जो प्रारंभ होती है पेड़ पौधों की सड़ी गली या मृत भागों से, तो वो कहलाती है लिटर फूड चेन। क्या कहलाती है? लिटर फूड चेन कहलाती है। अप्रद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और ऐसी खाद्य श्रृंखला जो सूर्य से प्रारंभ होती है वो कहलाती है दोस्तों परजीवी खाद्य श्रृंखला। क्या कहलाती है? परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्लियर? यस। तो देखिए, हमने जो परिचर्चा यहां पर की है हमारे इस यूनिट में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले अपने इकोसिस्टम की बात की, और इकोसिस्टम शब्द जो है वो किसने दिया था? वो दिया था एच रिटर साहब ने। किसने दिया? एच रिटर साहब ने दिया। और इन्हीं को पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक जो है वो है कौन? रामदेव मिश्रा है। आफ्टर देन हमने पारिस्थितिकी की शाखाएं देखी, सव पारिस्थितिकी, जीवोम पारिस्थितिकी और मानव पारिस्थितिकी। इसके बाद हमने जो बात की वो वायुमंडल की बात की दोस्तों। वायुमंडल में हमने क्षोभ मंडल देखा, फिर हमने वायुमंडल में वायु का संगठन देखा, फिर स्थल मंडल की हमने बात की। स्थल मंडल के बाद में हमने जल मंडल की यहाँ पर बात की, और जल मंडल के बाद में हमने देखा कि पृथ्वी के 70% भाग पर जो है वो है जल पाया जाता है। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के बारे में बात की, जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक शामिल हैं। जैविक में 3 घटक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक शामिल, और अजैविक घटक में कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु कारक जो है वो शामिल है। एक एक की हमने बात की। सबसे पहले उत्पादकों की हमने बात की कि उत्पादक क्या है, किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं। फिर उपभोक्ताओं की हमने बात की, ठीक है। और उपभोक्ताओं के बाद में हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, इनके टाइप्स देखे, और फिर अपघटकों के बारे में हमने बातचीत की। अपघटकों के बाद जैव भू रासायनिक चक्र हमने देखा, और इसके बाद हमने खाद्य श्रृंखला देखी। और खाद्य श्रृंखला में हमने ये देखा कि खाद्य श्रृंखला जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कि यदि खाद्य श्रृंखला घास से प्रारंभ होती है तो वो कहलाती है अपनी चारण खाद्य श्रृंखला। यदि प्रारंभ होती है पेड़ पौधों के सड़े गले अंशों से तो वो कहलाती है लिटर या अप्रद खाद्य श्रृंखला। और दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला सूर्य से प्रारंभ होती है वो कहलाती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। तो इस प्रकार से हमने ये अपने इकोसिस्टम के पार्ट 1 की बात की। और अगला जो अपना पार्ट होगा पार्ट 2 इकोसिस्टम का, तो इकोसिस्टम के पार्ट 2 में अपन आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें अपन लेके आएंगे दोस्तों खाद्य जाल के बारे में। उसमें हम लेके आएंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, और पिरामिड जो है ऊर्जा के प्रवाह को चार्ल्स शेल्टन साहब ने पिरामिडों के रूप में कैसे समझाया। ये सारी जो बातें अपन करेंगे, और नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो बात करेंगे, ये कंप्लीटली बातें हम अगला जो सेकंड जो अपन वीडियो क्लास लेके आएंगे, सेकंड एपिसोड जो लेके आएंगे, उसमें अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर कहूंगा कि प्ले स्टोर पे जाके और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और बेनिफिट उठाइएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो क्लासेज है दोस्तों, आप किसी भी लेवल से, जीरो से लेकर यानी प्लिंथ से लेकर पैरामाउंट तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जीरो से लेकर आप 100 तक तैयारी कर रहे हैं, या बॉटम से लेकर आप टॉप तक तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग जो है वो जुड़ जाइए हमारी क्लासों के साथ। और इन क्लासों से आप अपने विज्ञान विषय का जो सिलेबस है उसको शानदार तरीके से कवर कर सकते हैं, और यहाँ से बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी अपनी आज की क्लास, और अगली जो क्लास है उस क्लास में पारिस्थितिकी तंत्र का सेकंड पोर्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।